हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, शानदार तरीके में चीजों को समझ रहे हैं। तो बच्चे, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही थी। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में दोस्तों आप लोग जो अभी कहानी पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, ऑर्थो सेंटर के क्या नियम होते हैं, ये सब बातें बेटा आपने पढ़ी डिटेल में। और उम्मीद करता हूं कि ऑर्थो सेंटर के बेटा आपने सारे कंसेप्ट ठीक से समझ लिए होंगे। हम शायद सवाल कर चुके थे, आखिरी सवाल 34 नंबर 34 नंबर सवाल पे चीजें हमने पूरी बनाई थी बेटा। हाँ भैया शीतल, बताइए क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे मैं पीसी पर अनअकैडमी का क्लास चलाता हूँ, तो सर ये बार बार क्लास मतलब रीस्टार्ट हो जाती है लाइव चलने के बाद भी। तो भाई कोई नेटवर्क का इशू आपका आ रहा होगा। नहीं सर, मेरा एयरटेल का नेटवर्क है सर, स्पीड भी बढ़िया। मैंने अनअकैडमी से भी बात की, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। तो दोस्त यार, इस बारे में तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सूचना होती नहीं है। बाकी हेल्पलाइन से ही कोई ना कोई मतलब बात आपकी क्लियर होगी यार। सर सर मैंने उनसे सर 5 से 6 बार कांटेक्ट भी किया, लाइव क्लास का मतलब शॉट भी भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कह रहे आप नेट को चेक करिए। सर नेट भी देखता हूँ तो सर 2-2 एमबीपीएस पर सेकंड की स्पीड आती है सर उसमें भी। तो भाई यार, तो मैं अब कैसे इस मामले में हेल्प करूं यार, एक्चुअली इस सर बारे में। जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है ना, तो सर ये थोड़ी देर बाद 2 से 4 मिनट के बाद सर मतलब लाइव चलेगा, लेकिन आपकी वीडियो गायब, स्लाइड गायब हो जाएगी, फिर रीस्टार्ट होगा 1-2 मिनट बाद। सर मतलब अगर आपके एंड से कोई पॉसिबिलिटी हो अनअकैडमी से बात करने की, सर करा दीजिए। एक बार काम करना आप अपने ना, क्या क्या यूज करते हैं? क्रोम यूज करते हैं क्या? क्रोम? सर गूगल पे खोलता हूँ सर मैं इसको। हाँ, गूगल क्रोम पे खोलते होंगे ना। यस सर। हाँ, तो क्रोम ओपन करके ना आप कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाइएगा। कंट्रोल शिफ्ट और ठीक एन। है तो इनसे एक ठीक आपके पास ठीक। ब्लैक कलर की विंडो ओपन होगी। उसमें आप लोग क्या करना कि अपनी अनअकैडमी की ऐप को खोलना और दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें दोबारा से लॉगिन ओके करोगे सर। तब आपकी क्लास ही चल जाएगी। ये क्या होता है, कई बार इशू आ जाता है कुकीज का। एक कुकीज होती है जो सेव होती है, आपकी कुकीज का इशू आता है, तो एक बार वो आप कर लोगे ना, उससे ठीक हो जाएगा। उससे दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेना दोस्त। ओके ओके, थैंक यू सर। एक डाउट बालक का और है, प्रतीक जी का, कह रहे हैं जी हो सके तो सवाल नंबर 10 बता दीजिए। नहीं, हो सकने को तो हो ही सकता ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर सवाल करना चाहते हैं, कह रहे जी 10 नंबर सवाल बताइए, अगर हो सकता है तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ट्रायंगल एबीसी में, अच्छा मेरे भाई प्रियांश, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रायंगल एबीसी की बात करो बेटा, एक बच्चे का डाउट है, चूंकि आज के सेशन का नाम डाउट क्लियरिंग भी है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितना पढ़ लिया उसमें 100% कॉन्फिडेंस आपके लिए जरूरी है। अच्छा, इसमें परिवर्त भी बनेगा, तो एक काम करते हैं, पहले अपन सर्किल बनाते हैं, सर्किल के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं। 5-7 मिनट में डाउट हो जाएंगे। वैसे आपके डाउट बचते नहीं है, क्लास में सारी जानकारियां आपकी पूरी हो जाती हैं। ये दोस्तों ट्रायंगल है ए बी सी। ट्रायंगल बी ए सी का आंतरिक कोण द्विभाजक बिंदु डी पर भुजा बीसी को मिलता है। बेटा ए का अगर मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो आप ये समझना ये इंटरनल बाइसेक्टर है बच्चे, तो डेफिनेटली इन सेंटर यानी कि आई से होकर गुजरेगा, ये बात जरूरी है। और दोस्तों अगर ये आई से गुजरेगा और बीसी को डी पर मिलता है, और जब इसको आगे बढ़ाया जाता है तो बिंदु ई पर ये परिवर्त यानी कि सरकम सर्किल को टच करता है ई पर। एबीसी का अंतः केंद्र 10 है, सॉरी आई एबीसी का अंतः केंद्र है, आई होता ही हम जानते हैं। ए आई का मेजरमेंट आपको 10 दिया हुआ है, ए आई का मेजरमेंट 10 दिया हुआ है बच्चों। बी ई का मेजरमेंट आपको 6 दिया हुआ है। आप लोग मुझे बताइएगा, अगर बेटा बी ई का मान मैं आपको 6 दे रहा हूं, तो ये आई ई का मान भी 6 ही होगा क्या? ये हमने कल प्रूव किया था। प्रतीक बताइए एक बार, ये बात भी 6 होगी, सी ई का मान भी 6 होगा। प्रतीक, आर यू इन द क्लास? जिनका ये डाउट था जी। अब ये 6-6 कैसे हो गए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये 6-6 क्यों होंगे, ये बात भी आपको पता है। दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर थे, तो ये वाला एंगल आपके लिए थीटा है और ये वाला एंगल भी आपके लिए थीटा है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो कोणों को इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। आप मुझे बताइए बेटा, सीई आपकी एक मीडियन, सॉरी कोड बनती है जीवा, इसने यहां थीटा एंगल बनाया है, तो यहां भी एंगल थीटा बनाएगा।
और प्यारे बच्चों ये इधर वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा क्या? ये इधर वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा क्या? हाँ, तो जैसे बेटा आपने कल किया था कि दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी का कंसेप्ट आता है, दो ट्रायंगल में बच्चों सिमिलरिटी का कंसेप्ट आता है, तो मेरे को टारगेट क्या करना है? मेरे को टारगेट चाहिए डी और ई पर, मेरे को टारगेट चाहिए डी और ई पर, डी और ई पर टारगेट चाहिए। तो आ जाओ हम डी और ई को टारगेट करते हैं। झटका कह रहे हैं कैसे? क्या कैसे बेटा? क्या तुम्हें थीटा एंगल के बारे में जानकारी नहीं है? झटका तुमने कल की क्लास नहीं पढ़ी? एक तो यार अपना नाम से रखा करो, ये झटका बटका को नाम थोड़ी होते हैं यार, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम थोड़ी झटका रखा होगा। ये दोस्तों एक आर्क है बीई, ये तुम्हारा एक चाप है बीई। मैं कहता हूं एक चाप ना सर्किल पे कहीं भी कोण बनाएगा तो बराबर ही बनाएगा, चाहे ये यहां बनाए चाहे ये यहां बनाए, ये दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा आएगा, ये वाला कोण भी थीटा आएगा। तो तुम्हें क्लियर है मेरे भाई? थोड़ी चीजों को साथ साथ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, रटने और रटाने की बात नहीं। झटका ये क्लियर हो गया आपको? मैं भी क्या काम कर रहा हूं, तुम्हें बार बार झटका 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 कहना पड़ रहा है, बताओ। नहीं झटका काहे दे भैया, बालक का डाउट है तो डाउट बताने की बात तो बेटा क्या करेंगे, बतानी पड़ती है। सही है। अच्छा अब ना मेरे को टारगेट क्या चाहिए? आप टारगेट देखना बेटा, टारगेट, अब टारगेट ये देखना दोस्तों, मेरा फोन कहां गया? टारगेट आपके सामने डीई है, तो डीई को आप देखो कौन से ट्रायंगल में देख पा रहे हैं? तो डीई को या तो बीडीई में देख लीजिए, बीडीई में, और या ट्रायंगल सीडीई में देख लीजिए। चलिए मैं ट्रायंगल बीडीई की बात करता हूं, ट्रायंगल बीडीई की, पेन कहां गया? ट्रायंगल बीडीई। बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूं ट्रायंगल बीडीई जो है ना, बीडीई ये किसी एक कोण के सिमिलर आएगा, किसी एक एंगल के बराबर। ये ट्रायंगल ए बीई के सिमिलर बनेगा, ये ट्रायंगल ए बीई के सिमिलर बनेगा। क्यों बनेगा? ये बात हमने कल भी साबित करी थी। बताओ बेटा, ये बात आपने कल भी साबित करी थी ना? क्योंकि आप समझो ना, आप समझो बेटा, इसका एंगल ए थीटा है, इसका ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका अगर दोस्तों ई एंगल इनमें कॉमन है, ई एंगल इनमें कॉमन है, तो तीसरा बचा कोण बराबर ही तो आएगा, तीसरा बचा हुआ कोण इक्वल आएगा दोस्तों। और तीसरा कोण का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला कोण अगर अल्फा है ना, तो पूरा पूरा ये बी अल्फा बनेगा, पूरा पूरा बी अल्फा बनेगा, ऐसा एंगल डी और बी अल्फा बनेगा। सिमिलर भुजाओं का रेशो सेम आएगा। देखो यहां से मैं पकड़ता हूं डीई को, डीई, और यहां से पकड़ लीजिए बीई। जो इनका रेशो है, जो इनका रेशो है बेटा, जो इनका रेशो है वही रेशो आपका सिमिलर, वही रेशो आपका आना चाहिए बीई और एई का, वही रेशो सेम आना चाहिए बीई और ई का, डिट्टो रेशो आना चाहिए। रेशो में कोई फर्क नहीं आएगा दोस्तों, दोनों अनुपात एकदम सेम आएंगे। डीई का मान मुझे ज्ञात करना है, बीई कितना है 6, बीई कितना 6 और पूरा एईओ कितना हो गया 10 6 16 16। तो प्यारे बच्चों डीई की वैल्यू आएगी वो 36/16 आएगी, 4 से काटोगे तो 9/4 आएगी, और 9/4 का मतलब 2.25 आएगा। 2.25 इज द करेक्ट आंसर, 2.25 इज द करेक्ट आंसर। ये हमने कल भी किया था। पुरानी क्लास को बेटा साथ साथ पढ़ा करें। ट्रायंगल एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है, एई परपेंडिकुलर है बीसी पर, एई परपेंडिकुलर है बीसी पर। यदि एसी ग्रेटर देन एबी है, एसी ग्रेटर देन एबी है, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी? तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ गई भैया? इसमें तुम्हें क्या समस्या आ गई? ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, यानी आपने इस लाइन को एक्स एक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यानी मैं कह सकता हूं बीडी बराबर होगा डीसी के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब बच्चों ये जो एडी बनेगी, एडी, ये एडी आपके लिए क्या होगा? एडी बेटा आपके लिए क्या होगा? इसकी मीडियन। क्या बताओ? एडी को अपन माध्यिका कह दें, माध्यिका मीडियन होगी, ठीक है। एई परपेंडिकुलर है बीसी पर और एसी एबी से बड़ा है। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एसी की वैल्यू है ना, एसी की वैल्यू है वो एबी से बड़ी है, एसी की वैल्यू जो है वो एबी से बड़ी है। अगर बच्चों एसी की वैल्यू एबी से बड़ी है, यानी आप ये समझ लोगे क्या? एंगल बी और सी में एंगल बी जो आएगा वो एंगल सी से बड़ा आएगा। भाई बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। और अगर दोस्तों मैं इस पर थोड़ा ठीक से बनाता हूं, ये लो,
डी आप मध्य बिंदु को एक बार के लिए यहां मान लीजिए, मिड पॉइंट को यहां मान लीजिए। आप मुझे बताओ, अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, 90 डिग्री का एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो क्या बड़े एंगल की साइड में बनेगा? बड़े एंगल की साइड में बनेगा। हाँ, ये बात तो हमने पता था कि हमेशा जो भी एंगल बड़े वाला है उस साइड में ये एंगल बनता है। ये वाली बात आपको दी गई, ये वाला पॉइंट आपको दिया गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको केवल और केवल इस पे पाइथागोरस अप्लाई करनी थी, केवल और केवल पाइथागोरस कांसेप्ट अप्लाई करना था। क्या तुमने डायग्राम बना लिया था सिद्धार्थ? क्या तुमने डायग्राम ऐसा बना लिया था क्या? जो 90 डिग्री का एंगल आपने बताया वो बी की साइड में बताया ना? जो 90 डिग्री का आपने एंगल बनाया होगा वो बी की साइड में बनाया होगा। हाँ, तो उसके बाद आपको ऑप्शन दिए हुए हैं AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए आप पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। आप मुझे बताओ, अगर मैं पाइथागोरस पे तुम्हें दो नियम बताऊंगा। पहला नियम है दोस्तों AB स्क्वायर बराबर आएगा तो वो आएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। और दोस्तों यहां से मैं आपको एक नियम और बता रहा हूं, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये ऐसा ही है क्या? अरे बोलते जाओ। अब इतना सा एक काम करना फुर्सत में बैठकर कि यहां से AE का मान और यहां से AE का मान आपस में बराबर आएगा। इन दोनों से बच्चों AE का मान आपस में इक्वल आएगा, यानी मैं आपको यह कह सकता हूं AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल आएंगी, ये दोनों बातें आपस में इक्वल आएंगी, ये दोनों बातें आपस में बराबर आनी चाहिए। इज इट क्लियर? ऑप्शन कह रहा है आपको AC की लैंग्वेज ज्ञात करनी है, AC की लैंग्वेज ज्ञात करनी है। देखो अगर मैं AC की लैंग्वेज ज्ञात करता हूं तो ये आ गया AB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ये जानकारी आ गई। तो पहला ऑप्शन है। अच्छा, इसमें तुम्हें AD चाहिए क्या? हर एक ऑप्शन में AD का मान चाहिए, AD का मान चाहिए। तो एक फॉर्मूला बच्चों आपको इसमें और भी यूज करना पड़ेगा, AD वाला। आप जानते हैं हमने जब AD स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, AD स्क्वायर का मीडियन है ये, AD स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, यानी कोई भी सीवियन की लंबाई ज्ञात करनी हो तो AB गुणा AC माइनस BD गुणा DC ज्ञात करने की बात पड़ी थी। जब कभी आप सीवियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीवियन की लंबाई ज्ञात करते हैं, एक हमने पहले थ्योरम पढ़ी हुई है, शायद आपने रिकॉल नहीं की सिद्धार्थ। सीवियन के फॉर्मूले से आप AD स्क्वायर मान ज्ञात करेंगे, AD का स्क्वायर इस लैंग्वेज में पुट करेंगे, AD का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो आंसर बनेगा। लेकिन आपको पहले उस फॉर्मूले को, उस रिकॉल को एक बार जनरेट करना जरूरी है दोस्त। पुरानी चीजों को अगर आप छोड़ दोगे, पुरानी बातों पे काम नहीं करोगे तो नए कंसेप्ट को पढ़ने का फायदा नहीं होगा बेटा। अब जाहिर सी बात है, अगर इस क्वेश्चन में आपकी गाड़ी अटकी तो एक ही बात पे अटकी होगी, फॉर्मूला नहीं हुआ है लगता है। सिद्धार्थ भैया फिर आगे बात करना ही बेकार है यार, आगे बात करना ही बेकार है। सीवियन की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा आपने? सीवियन की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा आपने? आगे तो मैं क्या ही बताऊं बेटा। फिर हमें कह रहे हैं कि हमें लगता है फॉर्मूला हुआ नहीं है। फॉर्मूला हुआ है दोस्त, तुमने नहीं किया यार। ये तुम ना सब जो सवाल लेके आ रहे हो सारे मीडियन के क्वेश्चन लेके आ रहे हो, और मीडियन अभी आपने पढ़ा नहीं है, मीडियन आपने पढ़ा नहीं है। झटका भैया स्टार्टिंग से क्लास पढ़ ले मेरे दोस्त, ऐसा थोड़ी होता है यार। ज्योमेट्री जिस पल से पढ़ना शुरू कर दो उस पल से आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बस पुरानी क्लास को पढ़ के आना तुझे, जब तक पुराना कोर्स रिपीट नहीं करेगा तब तक बात नहीं समझ में आएगी। क्या है ये? ट्रायंगल ABC में D एक बिंदु पर इस प्रकार है, D बिंदु AC पर है, ये D है दोस्तों, कि BD ट्रायंगल की AC की माध्यिका है, ये दोस्तों माध्यिका है। अगर माध्यिका है तो जाहिर सी बात है 1:1 में काट रहा होगा, माध्यिका है तो 1:1 में काट रहा होगा। आपने कहा BDC 45 है, BDC ये वाला एंगल 45 बन रहा है दोस्तों, ये वाला एंगल 45 बन रहा है। दिस एंगल विल बी 45। BDC इक्वल है BAC ये वाला एंगल थीटा है। DBC ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। तो थीटा एंगल का मेजरमेंट क्या है ये आपको बताना है, थीटा एंगल का मेजरमेंट क्या है ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी बात बताइए, एक बड़ी आसान सी बात बताइए कि ये 45 डिग्री का एंगल है तो इधर वाला एंगल कितना बनेगा ये आप जानते हैं क्या? इधर वाला एंगल कितना बनेगा ये बात तुम जानते हो क्या? अब इसमें भी कंफ्यूजन है। अरे भैया अगर टेढ़े डायग्राम को नहीं देख पा रहे, अगर टेढ़ी मेढ़ी चीजों को नहीं देख पा रहे तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारी सुविधा के लिए, तुम्हें आसान बताने के लिए क्या है कि सीधे ट्रायंगल पे ना आपका मन जल्दी कर जाता है, सीधे ट्रायंगल पे आपका मन जल्दी कर जाता है। तो मैं इसको BAC ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है।
बी ए सी ऐसे मान लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक ही तो बात है। ट्राइंगल को कहीं से लिख लो, बात एक ही है। मैंने बीडी एक बना दी मीडियन, बीडी बच्चों एक बना दिया मीडियन है, और ये वाला एंगल तुमको बता दिया भाई साहब, ये वाला एंगल है ना बी डी सी, माफ कीजिएगा ये वाला 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, और बी ए सी ये एंगल थीटा है, डी बी सी ये वाला एंगल थीटा है। तो आपको बताना होगा ये वाला कोण कितना बनेगा, थीटा कोण कितना बनेगा। आप मुझे बताना बेटा, ये ऊपर वाला जो एंगल बनेगा ये 45 माइनस थीटा बनेगा क्या? अरे एक्सटीरियर एंगल जो बनता है, एक्सटीरियर एंगल वो इंटीरियर एंगल के कोणों का योग ही तो बनता है। और तीसरा एंगल ये है 135, तीसरा एंगल ये है 135, ये तीसरा एंगल 135 है। क्या ये बात को आप समझ पाए दोस्तों? और यहां दोस्तों, यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये, क्या ये 135 माइनस थीटा बनेगा? क्या ये 135 माइनस थीटा बनेगा? क्या बताओ भैया मनीष, इसके आगे सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मैं देख पा रहा हूं ये वो बच्चे हैं बेटा जो क्लास को रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, नए नए नाम देख रहा हूं मैं, जो डेली बच्चे पढ़ते हैं उनको तुम जानते ही हो, समझते ही हैं। मनीष भैया इतनी कहानी आपने कर ली कि नहीं करी? आपका कमेंट तो मैंने आज ही पढ़ा है मनीष भैया, आपका कमेंट तो मैंने आज ही पढ़ा है, इससे पहले वाली क्लास में कभी देखा ही नहीं। रेगुलर क्लास पढ़ते हैं दोस्त, मैंने तो आपको शायद आज की क्लास में देखा है पहली बार। मनीष, हाँ प्यारे बच्चों एक बार मुझे बता दीजिए इतना, अच्छा कमेंट करते ही नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो एंगल बन रहे हैं 135 है। अच्छा इसने एक बात बोली है मीडियन है, अगर मीडियन है तो इसका और इसका अनुपात सेम आएगा क्या? इसका और इसका अनुपात सेम आएगा क्या? अब जरा मुझे बता दीजिए क्या नियम लगाओगे बेटा? अगर आप डेली पढ़ते हैं, इतनी बातें आपको क्लियर हैं, साथ साथ में चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कोई नियम आपके माइंड में क्लिक कर रहा है क्या? ट्रायंगल सब कुछ साफ सुथरा है, सारी ट्रायंगल की बातें एकदम बढ़िया प्रकार से नीट एंड क्लीन आपके सामने साबित होकर आ रही हैं। क्या इनको तो चेक कर सकते हो क्या? आप साइन रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप साइन रूल भी लगा सकते हैं। साइन का नियम क्या होता है ये भी आपने पढ़ रखा है, और कोई नियम इसके अलावा? अरे साइन रूल बेटा 180 के तो इक्वल अपने आप ही अपेक्षा, 180 के इक्वल करने पर नहीं आएगा, साइन रूल अप्लाई करोगे। अरे 180 तो बनेगा ही बनेगा, मैंने 180 को बेस मान के तो किया है, इनको जोड़ोगे 135, इनको जोड़ोगे 45 है, उससे थोड़ी बनेगा। हाँ नहीं जीरो नहीं होगा रे भाई, उसमें थीटा कट जाएगा, उसमें थीटा कट जाएगा। 45 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 135 माइनस थीटा, ये करोगे, ये कट गया। 180 तो होता ही है, मुझे पता ही है, 180 तो होता ही है, ये तो मुझे पता ही है। आपको इस सवाल में केवल एक ही नियम है बेटा, साइन रूल लगाना पड़ेगा। साइन रूल जो बताया था मैंने आपको, a बटा साइन ए 2 बटा साइन बी, बस उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और नियम नहीं रख सकता, उसके अलावा कोई और काम तुम कर नहीं पाओगे बेटा। साइन रूल ही अप्लाई करना है, और ये और कोई एंगल को मानकर बात नहीं बनेगी। साइन रूल को अप्लाई कर दीजिए, चिपका दीजिए, तुरंत आपके सवाल का उत्तर रेडी है। पर ये एंगल मानने की बात आपको समझ में आनी जरूरी है। सिद्धार्थ भैया तुम सवाल निकाल कर लाए हो, ये स्पेशल केस लाए हो फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये स्पेशल केस लाए हो फॉर आइसोसेलेस। CD इज अ नॉर्मल, ये ऊपर वाला नॉर्मल थ्योरम था बेटा, स्टुअर्ट की आपने थ्योरम पढ़ी थी नॉर्मल वाली। स्पेशल केस की बात मत करो, ये आपका जो सवाल था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। नॉर्मल वाली बात चलेगी, नॉर्मल वाली बात। नॉर्मल वो होता है जो हर एक ईच एंड एवरी केस में अप्लाई होता है, स्पेशल कंडीशन को फॉलो नहीं करते बेटा हर जगह पे। अच्छा मेरे भाई आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, पुराना पढ़ रहे हैं रिकॉर्डेड, आप ना आप पुराना पढ़ रहे हैं अलजेब्रा रिकॉर्डेड। चलिए बस एक लास्ट डाउट है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जिनको मीडियन के सवालों में दिक्कत है, मीडियन अभी आज होगा, आज अपन आगे पढ़ेंगे ना सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड मीडियन से ही बनता है, सारी बातें मीडियन की आपको वहां क्लियर हो जाएंगी। ए बी ए सी बिंदु ई और एफ पर, एफ और ई इस प्रकार है कि एफ ई बी सी के पैरेलल, थेल्स थ्योरम लगेगी। थेल्स ट्रायंगल ई एफ को समान क्षेत्रफल दो भागों में विभाजित करता है, एडी और ये है बेटा, तो ये तो ज्ञात कर पाएंगे। मीडियन कहां हो गया सिद्धार्थ, आज की क्लास में आएगा रे? अरे यार तुम्हें सिद्धार्थ क्या हो गया? क्या बच्चों ये बात आपको पता नहीं है? अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहां पर कोई एक पॉइंट है, ए बी पर क्या माना है एफ, और ए सी पर क्या माना है ई।
2 पॉइंट है। इस प्रकार मानोगे कि ये इसके पैरेलल है, समांतर है। अगर बच्चों, अगर दोस्तों FE BE से के पैरेलल है तो आप मुझे ये बता दो, आप मुझे ये बता दो, क्या ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बात बनती है क्या? तो आप ये बताना, इसका एरिया, देखो सवाल कह रहा है इसको समान क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करता है, यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं ट्रायंगल AFE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या 1:2 में, 1:2 में इनका एरिया है क्या? एरिया अगर 1:2 में है तो संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, इनका रेशो ये रहेगा क्या? मतलब इनका, ये बात तो ये रहेगी ना। हाँ, GD और AG पर ज्ञात करना है, GD और AG ज्ञात करना है, करेंगे। पहले मुझे बता दो, एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ये कह रहा हूं ये वाली साइड अगर 1 है तो ये पूरी साइड √2 आएगी, पूरी साइड √2 आएगी ऐसा। AD परपेंडिकुलर है BC पर, अगर बेटा AD BC पर परपेंडिकुलर है तो ये इस पर भी तो परपेंडिकुलर ही आएगी, क्योंकि दोनों ये पैरेलल है। अगर बच्चों AD BC पर पैरेलल है तो यकीनन वो EF पर भी पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल, इस पर भी परपेंडिकुलर होगी। तो इनकी हाइट का रेशो भी सेम होता है क्या? बेटा ये हाइट पूरी AD आएगा √2, ये G पर कटता है, तो ये वाली साइड बच गई √2 - 1। आपके सवाल का उत्तर बनेगा √2 - 1:1, डी उत्तर बनेगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी हर एक ईच एंड एवरी संगत भुजाओं का अनुपात सेम आएगा, चाहे आप मीडियन की बात कर लो, चाहे आप एंगल बाइसेक्टर की बात कर लो, चाहे आप परपेंडिकुलर की बात कर लो, हर एक तरफ की जानकारी, हर एक तरफ की जानकारी आपको सेम मिलेगी, सारी बातें आपके लिए सेम आनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा भैया अमित, शुक्रिया। बेटा यार डाउट बहुत सारे हो गए हैं, झटका मेरे भाई मैं नहीं बता पाऊंगा। तुम बेटा पुरानी क्लास नहीं पढ़ते, बेटा कैसे बताऊं? तुमने कल फर्स्ट टाइम लाइव ज्वाइन किया था, कल तुमने फर्स्ट टाइम क्लास पढ़ी थी और अब आपको डाउट आ रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ यार? आगे कुछ और पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, यही काम लगे रहेंगे? नहीं, रिपीट आपने ज्योमेट्री के अब तक जितने सेशन सारे पढ़ लिए क्या? अब तक जितने आपके ज्योमेट्री के सेशन हुए हैं आपने सारे पढ़ लिए टोटल? भाई मजाक कर रहा है भाई। अच्छा झटका, एक मैंने कभी स्टुअर्ट थ्योरम बताई थी, याद है कभी? एक स्टुअर्ट नाम से कोई व्यक्ति था, उसने एक थ्योरम बताई थी, क्या थी बताओगे? बता जल्दी से। स्टुअर्ट थ्योरम नाम से कोई चीज थी, पता नहीं क्या थी, बताना एक बार क्या था वो। क्या है ये सवाल? अरे तुम अलजेब्रा के सवाल, तुम मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछ रहे हो यार। अरे भाई साहब ज्योमेट्री का बैच चल रहा है, तुम क्या कमलेंद्र मजाक समझ रहे हो? 2 3 5, अरे 2 और 3 जोड़कर 5 के इक्वल होता है मेरे भाई। x - y + z + y - z + 2w बराबर कर देना 2x + z - w के। 2 और 3 को जोड़कर 5 के इक्वल आ जाता है। इससे एक आपका y कैंसिल हो गया, एक आपका z कैंसिल हो गया। तो इधर कोई जानकारी और भी है क्या? तो बाकी चीजों को उठापटक कर लेना। ये w इधर आएगा, जुड़ जाएगा 3w बराबर, ये x उधर जाएगा, घट जाएगा, x + z के बराबर आएगा। 3w आ गया, x + z के बराबर है। बस अगली बातों को मैच कर लीजिए। ये सवाल कह रहा है 3x + 3z, 3x + 3z, ये 9w के इक्वल आ गया। 9w में से 2w गए, 7w बटा w, w कैंसिल हो गया, 7/1 उत्तर बन गया। रेशो टॉपिक का सवाल था। लैंग्वेज समझनी पड़ेगी बेटा, रेशो का सवाल है। सीवीएन के लिए आपने सिद्धार्थ स्टुअर्ट थ्योरम की थी, स्टुअर्ट थ्योरम को एक बार पढ़ ले दोस्त। बेटा तू यार ऐसे मत किया कर सिद्धार्थ प्लीज, हर क्लास में ऐसा काम थोड़ी होता है यार। सुनिएगा, ये सवाल बेटा हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, क्या बताओ आप लोगों ने ये सवाल पढ़ा? क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा? इसमें ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या बनते हैं बेटा? सिमिलर। अगर मैं डी और ई को मिला देता हूं तो कल हमने लॉजिकल ये बात साबित की थी, दोनों बनते हैं सिमिलर, और शायद संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 आया था। संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 आया था तो रेशो बनेगा 4:9, तो 5:9 इस सवाल का आंसर था। कल आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सिद्धार्थ भाई कोई एक क्लास में डाउट आता है, मैं समझता हूं आपको यार हर सवाल में, हर क्वेश्चन में दिक्कत थी, हर सवाल में प्रॉब्लम थी, मैं कैसे बताऊं चीजें तुम्हें? क्या है ये? दिए गए ट्रायंगल में, दिए गए चित्र में H त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। बच्चों लंब केंद्र का मतलब समझते हैं ना, ये सामने वाले पॉइंट पर जाकर मिलाऊंगा तो 90 डिग्री पर मिलेगा। ये मतलब परपेंडिकुलर है बच्चे, परपेंडिकुलर है।
एटीट्यूड देखो भाई का, कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, आगे चलिए भाई साहब। ये वाले एंगल बच्चों 90 डिग्री के हैं, दीज एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर से जा रहा है, इसका मतलब ये सामने परपेंडिकुलर बनाएगा। ए एच कितना है 4, ए एच कितना है 4, 4, और बी सी का है ये वाला है 8, बीसी कितना है 8 है, ठीक है। तो छायांकित भाग का एरिया ज्ञात करना है। ओके 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 ओके, सुनिएगा प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मुझे बताना, एक आसान सी बात मुझे बताना, मेरे को एक्चुअल में दो ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है, एक तो एबीएच का और एक मेरे को एरिया ज्ञात करना है, ठीक है भाई झटका। और दूसरी बात तुमने ये वाली बात ज्ञात करनी है, ये सेकंड पॉइंट ज्ञात करना है। तो बेटा ये तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में, इन ईच एंड एवरी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें एरिया ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर एक ट्रायंगल में काम आता है, ठीक। बेटा ऊपर से बालक एटीट्यूड दिखाता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ट्रायंगल ए बी एच का एरिया, ट्रायंगल ए बी एच का एरिया और ट्रायंगल ए एच सी का एरिया जोड़ना है, यही आंसर चाहिए तुम्हें। एक बार तुम कल्पना ये कर लो बेटा, एक बार तुम ये समझ लो, ये सामने जाकर डी पर मिल रहा है, डी पर ए एच तुम्हें दिया हुआ है 4। बेटा ए बी एच का एरिया कैसे निकाल सकते हो? ए बी एच का 1/2 गुणा आधार, अगर मैं ये मान लूं, आधार अगर मैं ये मान लूं, तो सामने की ऊंचाई, ऊंचाई क्या बीडी बनेगी, क्या ऊंचाई बीडी बनेगी क्या? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, अरे इसकी ऊंचाई बीडी तो बनेगी। आपको ये हाइट के बारे में पता है ना। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, अगर दोस्तों मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी, मैं कहता हूं इसमें हाइट कितनी है, हाइट, तो हाइट ऐसे तो टेढ़ी क्या कहेंगे, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सामने वाले पॉइंट पर आप बनाओगे इस प्रकार से हाइट, एकदम सीधी लाइन बनाओगे ऐसी। चाहे ये इसके बाहर मिले बच्चों, चाहे ये इसके बाहर मिले, हाइट तो ये वाली कंसीडर होगी, हाइट तो ये वाली कंसीडर होगी, हाइट यही बनती है ना बाहर की तरफ। तो ऐसे आप समझो ये ए बी एच है, ए बी एच, एच को अगर मैं बेस मान लेता हूं तो हाइट बीडी बनेगी। सेम कहानी इधर चिपका दो, 1/2 गुणा आधार मान लो ए एच और इसकी ऊंचाई बनेगी डीसी, अरे इधर वाले की ऊंचाई कितनी बनेगी डीसी, 1/4, सॉरी ये यहां से 2 बच गया, यहां से 2 बच गया बेटा, दोनों साइड में 2 आ गए। बीडी प्लस डीसी का मान ज्ञात करना है। बीडी प्लस डीसी आपको सवाल में इनडायरेक्टली दिया गया था, 8 था। बीडी और डीसी का जोड़ बीसी के बराबर है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन गया। सिंपल एरिया पुट करने का फॉर्मूला था, कोई अलग सवाल नहीं था, कोई अलग क्वेश्चन नहीं था। ये वीक आपका कंप्लीट नहीं है और ये अभी चल रहा है ऑनगोइंग। अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ते हैं तो सारी क्लास को रिकॉर्डेड पढ़कर कंप्लीट कीजिए, सारे कोर्स को रिकॉर्डेड वाली थीम से पूरा कीजिए बेटा। अगर आप लाइव पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास से लाइव पढ़कर पूरा कीजिएगा। चलिए बाकी बातें खत्म करो बेटा। एक बार मुझे सिंपल जानकारी के बारे में बता दो, क्या है सवाल ये? इस सवाल को देखते ही आप जब पेपर में होंगे आपके दिमाग में क्या आएगा दोस्तों? ये मेंस लेवल का सवाल है। क्या एक ट्रायंगल के अंदर सर्किल बना हुआ है क्या? ट्रायंगल के अंदर सर्किल, इन सेंटर, इन रेडियस का मान पता है? एक्चुअली ये 7 है ना, 7, ये इन रेडियस है, इन रेडियस, कोई बात नहीं, इन रेडियस आपको पता है, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला भी पता है तुम्हें, डेल्टा बटे एस होता है। इन रेडियस का फॉर्मूला पता है, डेल्टा बटे एस होता है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला, और क्या करना है। ए आर कितना है 6, ए आर 6 है तो एपी भी 6 होगा। आर सी कितना है, आर सी 28 है तो ये भी 28 होगा। बस एक ही दिक्कत है, मुझे ना बीपी या बीक्यू का मान नहीं पता, तो बीपी और बीक्यू को एक बार एक्स मान लूं क्या, जब मुझे पता ही नहीं है? जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं ये मान लेता हूं। अच्छा बताओ एस कितना आएगा? एस, एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस में इन तीनों को जोड़कर आधा करूंगा तो क्या बेटा 28 और 6 34 प्लस एक्स आएगा क्या? अरे बोलो, एस इतना ही तो आएगा। भुजा ए की लंबाई तुम्हें पता है, ए की लंबाई कितनी है? ए की लंबाई है 28 प्लस एक्स। भुजा बी की लंबाई कितनी है? 28 और 6 34। सी की लंबाई कितनी है? 6 प्लस एक्स। तो अब अपने को एरिया भी पता लग गया, अब अपने को सारी बात समझ में आ गई। बच्चों मैं फॉर्मूला ऐसे भी तो कह सकता हूं ना, ट्रायंगल बराबर आर गुणा एस, मतलब एरिया का फॉर्मूला ये भी तो कर सकता हूं।
तो एरिया ज्ञात करते हैं हीरोन के फॉर्मूले से। हीरोन का फॉर्मूला कहता है बच्चों S गुणा S है 34 प्लस एक्स, S माइनस A, इसमें से A घटाओगे 6 बनेगा, इसमें से B घटाओगे X बनेगा, इसमें से C घटाओगे 28 बनेगा। ये मैंने हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये मैंने हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और इन रेडियस वो है बच्चों 7 गुणा S कितना है 34 प्लस एक्स, यही है क्या? हाँ आशीष, हमें इन रेडियस दी हुई है, मैंने इन रेडियस का फॉर्मूला लगाया है, ट्रायंगल का एरिया बटा S अप्लाई किया है। एक बार दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए, तो इधर तो स्क्वायर करने पर ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इधर तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, लेकिन इधर बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 34 प्लस एक्स का भी स्क्वायर बन जाएगा। एक बार 34 प्लस एक्स से 34 प्लस एक्स कट जाएगा, 7 से कटेगा 4 बार, 7 से कटेगा 7 बार, यही होना चाहिए। 6 चौका 24 एक्स बराबर, ये हो गया 7 गुणा 34 प्लस 7 एक्स, 7 एक्स को इधर लाओगे 17 एक्स, 7 गुणा 34, 17 से कटेगा 2 बार, एक्स की वैल्यू आ गई 40। दोस्तों ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर है ना, सेमी पेरीमीटर वो 34 प्लस 14 यानी कि 48 था। ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर 48 था, तो आपसे तो पेरीमीटर पूछा है, इसका दुगना आएगा 96 आएगा, सेमी पेरीमीटर का दुगना ही तो आएगा, सेमी पेरीमीटर का डबल करोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, एंड पेरीमीटर विल बी 96। ये इतनी सी बात आपको समझनी है। चलो ये इस प्रकार का एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आज सेंट्रोइड के बारे में, आज सेंट्रोइड के बारे में पढ़ेंगे। झटका पहले मैं एक बार ये सवाल कर दूं यार प्लीज, पहले एक बार ये सवाल कर दूं प्लीज यार। यूं एक एक बालक कह रहा है कि मेरे हिसाब से पढ़ाओ, जैसे मैं कह रहा हूं ना वैसे पढ़ाओ। ठीक है दोस्त, कोई इलाज नहीं, आगे नहीं पढ़ना चाहता, हमारी इच्छा है। ट्रायंगल ABC में B 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABC में B 90 डिग्री है, ये एंगल B दोस्तों 90 है। I अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र देखते ही समझ लो ये भाई साहब एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर जा रहा है। तो 45 के 2 पार्ट टूट रहे हैं क्या? अरे एंगल बाइसेक्टर जाएगा तो इक्वल पार्ट में ही तोड़ेगा। बीपी कितना है 4, BQ कितना है 3, बीपी 4 है, BQ कितना है 3। BI का मान ज्ञात करना है, BI का मान ज्ञात करना है। 4 3 12, 2√3 उत्तर बन गया 2√3। अगर दोस्तों BI की दूरी ज्ञात करनी हो ना, तो सिंपल सा एक काम कर लिया करो कि आप इसके संगत ये भुजाएं 3 और 4 इनका मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके रूट करोगे तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 उत्तर बन जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट मामला सवाल करने का, ये तो हो गया मामला डायरेक्ट ये सवाल करने का। लेकिन ये बना कैसे, इसके बारे में जानकारी के लिए आपको थोड़े से कंसेप्ट को बारीकी में समझना पड़ेगा। आओ एक बार मैं आपको ये बातें बताने की कोशिश करता हूं कि ये हुआ कैसे। काफी लंबे चौड़े लेवल की उठापटक है, पेन का साइज छोटा करना होगा मुझे। ये वाला एंगल 45 बनेगा और ये वाला एंगल भी 45 बनेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बात तो बताओ मुझे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, देखो आई से मिला है, इन सेंटर से मिला है, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर है, क्या ये दोनों एंगल थीटा थीटा में जाएगा क्या? क्या ये दोनों एंगल थीटा थीटा में जाएंगे क्या? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ये एंगल थीटा में जाएगा, दुनिया की कोई ताकत इस चीज को रोक नहीं सकती, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर में तो इक्वल चीजों की बात होती है, इक्वल चीजों की बात होती है। एंगल बाइसेक्टर के कंसेप्ट में हमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180। अगर ट्रायंगल ABC के मैं तीनों कोण देखता हूं ना, देखो इसका तो 90 हो ही चुका है, इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंगल आना चाहिए 90 - 2 थीटा, ये वाला एंगल C है ना, C आना चाहिए 90 - 2 थीटा। तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल 45 - थीटा और ऊपर वाला एंगल भी 45 - थीटा बनेगा क्या? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है सर, एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो 90 - 2 थीटा के 2 इक्वल पार्ट जाएंगे, 45 - थीटा 45 - थीटा। एक बार जो सिखा रहा हूं उसी को देखना। ट्रायंगल AQC को देखो, AQC को, इसका जो ये एक्सटीरियर कोण बनेगा, एक्सटीरियर, क्या अंदर के दोनों कोणों का योग बनेगा? अंदर के दोनों कोणों का योग बनेगा। 45 - थीटा में 2 थीटा जोड़ूंगा तो ये 45 प्लस थीटा बन गया, क्या सही है? क्या ये 45 प्लस थीटा बन गया? सही है। अब की बात तुम नजरों को जरा तिरछा घुमाओ, ट्रायंगल APC, ये वाला,
ये एंगल है दोस्तों 90 माइनस 2 थीटा, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला कोण कितना बनेगा? आप कहना सर ये बनेगा 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यहां तक की बात एक बार देख के बताओ बेटा, क्लियर है क्या? अच्छा, अब तुम ट्रायंगल बी क्यू आई को नोटिस करो। बी क्यू आई, तीन इसके कोण है, तीन इसके कोण है, एक 45 प्लस थीटा, एक 45। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा क्या? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा क्या? अच्छा, ये 135 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल 45 प्लस थीटा आएगा क्या? क्या ट्रायंगल बी क्यू आई और ट्रायंगल बी वाली की जगह बी लिख दीजिए, ट्रायंगल बी 45 प्लस थीटा इसमें आई है और 90 माइनस थीटा इसमें पी है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए क्या? दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। ओके, तो इसमें तो मुझे बी आई पकड़ना है, बी आई, और इसमें आप ले लीजिए बीपी। इसमें मैं बी क्यू ले लेता हूं, बी क्यू, और इसमें आप ले लीजिए बी आई। अब कंसेप्ट की बात दोस्तों, बी आई का जो स्क्वायर है ना, वो एक्चुअल में बीपी गुणा बी क्यू के बराबर हो गया। बी आई की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 3 है और ये 4 है, ये रूट कर दीजिए, तो 2√3 उत्तर बन गया। इतना काम पेपर में मत करना, इतना काम पेपर में मत करना। एग्जाम में ये सारी बातें आपको साबित नहीं करनी है, एग्जाम में ये कहानी आपको किसी को बतानी नहीं है कि आपने ये कैसे किया। बस इतना समझ लीजिए, दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई में करके रूट मार दीजिए, काम खत्म। इज इट क्लियर? यहां तक की बात सबको क्लियर है? रूट करने का रीजन क्या है ना, कारण क्या है, वो कारण भी आपको समझ में आना चाहिए, वो कारण भी आपको पता लगना चाहिए दोस्तों। चलिए बेटा, अब बताओ, सबकी ये शीट पूरी मान ली जाए। आपने इन सेंटर को पढ़ा, आपने सर्कम सेंटर को पढ़ा, आपने ऑर्थो सेंटर को पढ़ा, और इनमें मतलब आसान लेवल की चीजें तो कई बार पूछ लेता है, लेकिन थोड़ा जटिल बनता है तो भी आप लोग कर पाए, तो भी आप लोग कर पाए, ये कोशिश है, ये प्रयास है। तो आज जो बेटा इससे अगली बात आप करने वाले हो, अरे तुम्हारे वो एक दो डाउट थे ना, क्या कह रहे थे बार बार, कौन से डाउट कह रहे थे आप? 25 वाला नहीं हो गया? 25 में मैंने क्लास में करवाया नहीं क्या? ये सवाल करना है। ये तो मैंने आपको बताया था, लंब केंद्र पर जो कोण बनता है, सामने के वर्टेक्स पर कोण बनता है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के, दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एक 54 है, दूसरा 126 है। क्या मजाक कर रहे हो यार? सप्लीमेंट्री एंगल है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लास में तुमको थ्योरी बताई थी, समझ नहीं आ रहा है? अरे कल तुमको क्लास में थ्योरी बताई थी यार, ऑर्थो सेंटर पे जो कोण बनता है, सामने के वर्टेक्स पे जो कोण बनता है, उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। नहीं भाई साहब यार, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है जो तुम कर रहे हो। पहले तो अपना नाम ठीक करके आना अगली क्लास में, अगर डाउट पूछने हो तो। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसका नाम होता है सेंट्रोइड। जब मैंने आपको ट्रायंगल के कुछ सेंटर के बारे में बताया था, तो इसके बारे में आपने जानकारियां समझी थी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसी के आते हैं, और ये बहुत अच्छे लेवल की बात है, ये बहुत अच्छे लेवल की बात है दोस्तों, ये बहुत अच्छे लेवल की बात है, ये बहुत शानदार स्तर की बात है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट लेवल की चीज है, इंपॉर्टेंट लेवल की चीज है। सब लोग पहले करा देते हैं और आप लास्ट में। गुड सर। सब लोग पहले करवा देते हैं, आप लास्ट में करवा रहे हो, आपको तो सर पढ़ाना ही नहीं आता। देख रहा हूं सब जगह पढ़ लिया। अगर तुमने सब जगह पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता तुम्हें सिद्धार्थ? चेक करने आ रहे हो क्या? अच्छा ठीक पढ़ा रहा है मास्टर। नहीं 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 नहीं, टाइम पास कर रहा है ये तो। यहां से मैं समझ पा रहा हूं, यहां से मैं समझ पा रहा हूं कि सारी दुनिया से तुम पढ़ने के बाद हमें चेक करने आ रहे हो कि क्या हो रहा है। वाह सिद्धार्थ, सारी दुनिया तो पहले पढ़ाती है, तुम लास्ट में पढ़ाते हो, पढ़ाना ही नहीं आता, क्या करो।
सुनो बेटा, केंद्रक का क्या मतलब है, केंद्रक की क्या कहानी है, केंद्रक का क्या मीनिंग है बच्चों। जैसे आपने किसी भी ट्रायंगल में तीन मीडियन, तीन माध्यिका, तीन मीडियन बनाई, और ये मीडियन जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिस बिंदु पर ये मिलेंगी, उसका नाम होगा सेंट्रोइड। सर ये मीडियन किस बला का नाम होता है? मीडियन ए बिंदु से मिलाई गई सामने वाले बिंदु पर ऐसी रेखा है जो उसे दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। यानी दोस्तों मैं आपको कहता हूं, अगर ये मीडियन है ना, तो बीडी और डीसी का रेशो 1:1 होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बीडी और डीसी, मैं आपको इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूं कि किसी भी लाइन के मध्य बिंदु को सामने के वर्टेक्स से मिला दीजिए तो वो उसकी मीडियन बन जाती है, वो उसकी माध्यिका बन जाती है। इसी प्रकार दोस्तों बी से लेकर ई तक, ये जो ई बिंदु है ना, ई, इस ई की विशेषता क्या है? ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और दोस्तों यहां जो ये दोनों मीडियन कटती है ना, इसका नाम होता है जी। सेंट्रोइड को अपन जी से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड को अपन जी से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड को हम जी से बताते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार तीसरे पॉइंट से भी अगर मैं मीडियन बनाऊंगा ना ट्रायंगल में, तो डेफिनेटली वो इसी पॉइंट से होते हुए जाएगी, इसी पॉइंट से होते हुए जाएगी। ये लाइन जो है ना ए एफ, ये बी एफ के बराबर आएगी। दिस इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन आपके कंसेप्ट की बात है, मीडियन आपको तरीके में पता है। मीडियन का बच्चों नेचर क्या है आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, ये जो अपना केंद्रक बनता है, केंद्रक, केंद्रक बनता है, केंद्रक क्या होता है? सेंट्रोइड इज अ इंटरसेक्शन, सेंट्रोइड इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। तीनों माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड कहते हैं। बेटा ये सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनेगा क्या? ये सेंट्रोइड हमेशा, भाई मीडियन तो अंदर से ही जाएंगी, सीधी सी बात है, मीडियन तो अंदर से ही जाएंगी और अंदर ही आपस में प्रतिच्छेद करेगी। तो ये हमेशा मीडियन को, हमेशा मीडियन को अंदर ही बनाओगे, अंदर की बात बनेगी। तीसरा पॉइंट है केंद्रक प्रत्येक मीडियन को, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। जो केंद्रक है ना, केंद्रक वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। सर ये 2:1 का मतलब क्या है? 2:1 का मतलब क्या है जरा समझिए। अगर मैं इस बात को आपको एमपीजी से बताऊं ना बेटा, आप तब भी समझ लेना। बेटा इस लाइन की लंबाई 1 है, इसका रेशो भी 1 है, तो आप बताओ बीच में भार कितना 2 फील होगा? और इस कोने पर भी 1 है, इस कोने पर भी भार कितना है? 1 है। क्या ये भार इसी प्रकार आएगा? आपने कहा जी इनका रेशो भी 1-1 है, तो बीच में भार तुम्हें 2 लगेगा, इधर तुम्हें भार 1 लगेगा। यही करना है क्या? 1-1 का मतलब ये भी तुम्हें भार 2 लगेगा। अच्छा अब किसी भी लाइन को पकड़ो, बीच में भार कितना आएगा? 3। जी पर भार कितना आएगा? 3 है। और अगर ये लाइन बैलेंस है तो ऊपर का 2, नीचे का 1। अगर ये लाइन बैलेंस है तो ये 2 और ये 1। अगर ये लाइन बैलेंस है तो 2 और 1 आ गया। यानी दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ए जी से जी डी का रेशो बराबर होगा, पहले लेना वर्टेक्स से, बीजी से जीई का रेशो, सीजी से जीएफ का रेशो 2:1 आना चाहिए हमेशा, 2:1 आना चाहिए हमेशा, 2:1 आना चाहिए हमेशा। सिंपल सी बात है, तुम्हें सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? और अब इसके बाद जो कहानी अपन पढ़ेंगे, अब इसके बाद जो कहानी अपन पढ़ेंगे उसको देखकर सबसे ज्यादा खुश होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के मन में लड्डू फूटेगा, सिद्धार्थ कहेगा हाँ हाँ अब समझ में आया, अब समझ में आया, अब समझ में आया। जो तुमने सवाल पूछा ना, तुम 10 जगह पर पहले पढ़कर आ रहे हो, तुम 10 जगह पर क्लास देखकर आ रहे हो ना, तुम्हें आज समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए था, पहले तुम्हें क्या याद करना चाहिए था। ये टॉपिक नहीं समझ पाते हैं, तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो सिद्धार्थ।
सुनो बेटा, मैंने तुमको ना बहुत टाइम पहले, एक जमाने पहले तुमको एक नियम बताया था कि ट्रायंगल में कोई भी एक सीवियन बनाओगे, कोई भी एक सीवियन, तो वो जिस अनुपात में बेस को डिवाइड करती है ना, उसी अनुपात में उनका एरिया डिवाइड होता है। ये तुम जानते हो क्या? एक बार के लिए मान लो, एक पल के लिए मान लो, ट्रायंगल एबीसी का एरिया 6 था। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 6 था। मैंने एक मीडियन बनाई एडी, मैंने एक मीडियन बनाई एडी। दोस्तों ये 1:1 में काट रहा है, तो इसका एरिया भी 3 और इसका एरिया भी 3 होगा क्या? इसका एरिया भी 3 है और इसका एरिया भी 3 है। हमने कहा हाँ हाँ सर, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, एक बार के लिए समझ लेना, ठीक है। अच्छा एक बात बताना बेटा, अगर मैं एक मीडियन इस पर ऐसी और पटक दूं, एक मीडियन ऐसी और पटक दूं, तो आप जरा मेरी बात को समझना। मैं नहीं चाह रहा कि आप बात को रटो बेटा। ए बी डी का एरिया 3 था, इधर वाला एरिया भी 3 था। आप मुझे बताओ इसका अनुपात 2 है, नीचे वाले का अनुपात 1 है क्या? ये 2 है और ये 1, ऐसा है क्या? अरे मैंने अभी अभी तो बताया था एजी और जीडी 2:1 में टूटता है। तो इधर वाले ट्रायंगल का एरिया 2 और नीचे वाले का 1 आ गया क्या? और इधर वाली कहानी में, इधर वाली कहानी में भी देखो, ये वाली अगेन इस पॉइंट से देखूं तो मीडियन हो रही है जो 1:1 में तोड़ रही है, तो इसका एरिया भी 1 जाएगा, इसका एरिया भी 1 जाएगा। इस प्रकार दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट वाली बात हमको ये देखनी है कि तीनों मीडियन को मिलाओगे ना, तो टोटल मिलाकर 6 ट्रायंगल बनते हैं। टोटल मिलाकर 6 ट्रायंगल बनते हैं और प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर। प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर। यानी आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ ए जी एफ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई। टोटल ये 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया दोस्तों बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा? 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये सारे बराबर होंगे एबीसी का 1/6। इनमें से कोई भी तुम्हें एक एरिया बता दिया जाए, कोई भी, भाई ये वाला 5 है, तो मैं सारे एरिया ज्ञात कर सकता हूं। सारे एरिया ज्ञात कर लोगे क्या? बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अब एक बात तुम और सुन लेना, ये साथ साथ बातें लिखते रहना, बड़े काम की हैं, डायरेक्ट सवाल आ जाएगा इस पे। एक ट्रायंगल कैसा ही मान लो, अजीबो गरीब, ऊट पटांग, कुछ भी ऐसा वैसा अस्त व्यस्त चलेगा। ये है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड में अगर मैं तीनों वर्टेक्स को मिला दूं, अब ये तुम्हारे सामने 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए। आप मुझे ये बताओ तीनों का आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो। ट्रायंगल ए जी बी, ट्रायंगल ए जी सी, ट्रायंगल बी जी सी, तीनों का एरिया बराबर होगा। ये 1/3 होगा ट्रायंगल एबीसी का। बोलो हाँ। अरे क्यों होगा? ये स्पष्ट करने की नीड तो नहीं है ना? अरे स्पष्ट करने की नीड तो नहीं है ना दोस्तों। मैंने आपको अभी अभी समझाया था, अभी अभी समझाया था कि एक बार अगर मैं आगे तक मिलाकर तुम्हें ये बात बताता हूं, ये वाले, तो इसमें ये वाला एरिया 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो ए जी बी का देखो एरिया 2 निकल के आ रहा है, 2। बी ए जी सी का एरिया भी 2 आ रहा है, बी जी सी का एरिया भी 2 आ रहा है, और ये ट्रायंगल 1/3 है 6 का, यानी ये तीनों एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं। एरिया का सवाल भी बहुत बार आपको पेपर में दे दिया जाता है। क्लियर है? अब हमारे सामने एक सवाल था जो बड़ा ही कौतूहल वाला सवाल था, ये वाला। ये जो सवाल था आपने पूछा, मैंने आपको बताया कि भाई साहब सिद्धार्थ जी आप इसको लंबे तरीके से बता दीजिए, आप इन बातों को वेरीफाई करके इनको चेक करके सॉल्व कर दीजिए। आपने कहा हमें तो इस सब फॉर्मूले नहीं आते हैं। तो आपके इन संकट का, आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर की ओर से पृथ्वी पर एक पावन आत्मा अवतरित हुई। एक पावन आत्मा अवतरित हुई। उसे पता था कि सिद्धार्थ किसी क्लास में ये सवाल लेकर आएगा और ये बोलेगा कि हमको ये वाली बात नहीं समझ में आती है, हमें इन बारे में कानून सिखा दो। तो भैया एसएससी वालों को पहले पता थी बात, तो उन्होंने आपके लिए एक कानून, एक कंसेप्ट, एक नियम पहले बना के दिया। क्या सवाल था बच्चों? ये क्या कंसेप्ट था
ये एक्चुअली एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे। एक्चुअली मैं कई बार ये सोचता हूं कि जो ये बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे ना, ये एक्चुअल में खाली बैठे होते थे, इनके पास कोई काम नहीं होता था। ये बैठे बैठे ट्रायंगल को निहारते रहते। सोचो आप, सोचो बेटा, सोचो क्या समय रहा होगा इनके पास भाई, ट्रायंगल को निहार रहे हैं यार। कह रहे इस ट्रायंगल में ना कई नियम बनते हैं। ये बात हमें ये धीरे से कान में बता के जाते थे। डी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है दोस्तों, मध्य बिंदु का मतलब है आप ए को डी से मिला दीजिए, ए को डी से मिला दीजिए। तो क्या बताओ, ये एडी इज अ मीडियन हो गई क्या? एडी इसकी माध्यिका हो गई क्या? माध्यिका का मतलब ये होता है बीडी और डीसी बराबर है। तो मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसने इस बात को पढ़ा, उसका दोस्तों नाम है अपोलोनियस थ्योरम। व्यक्ति का नाम था अपोलोनियस, और इन्होंने जो थ्योरम बनाई उसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस, बहुत सारे बच्चों ने पहले इसके बारे में 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में सुना होगा। नाइन्थ 10th में ये बात आपने पढ़ी होगी, और सिद्धार्थ ने तो कंपटीशन एग्जाम में भी पढ़ी है बहुत बार। बेटा अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में तुम एक मीडियन बनाते हो, तुम एक मीडियन बनाते हो ना, तो इस पर देखो, इसके आजू बाजू की साइड कौन सी है? ए बी और ए सी। ए बी का स्क्वायर कर लेना प्लस ए सी का स्क्वायर कर लेना, ए बी का स्क्वायर कर लेना प्लस ए सी का स्क्वायर कर लेना, ये बराबर होगा 2 गुणा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ऐसा, ये बात अपोलोनियस भाई साहब ने हमको बताई। अब इसको अलग अलग तरीके में लिख सकते हैं। ए बी प्लस ए सी का जो स्क्वायर बनेगा, ये 2 गुणा ए डी का स्क्वायर, बीडी की जगह डीसी कर लो, बात तो एक ही है। अरे बीडी की जगह डीसी कर लोगे, बात तो एक ही है ना। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस डीसी को मैं बीसी बटा 2 कह सकता हूं, तो बीसी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा क्या? बीसी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ये अपोलोनियस थ्योरम है, ये अपोलोनियस थ्योरम है। इससे अपन एडी की लंबाइयां ज्ञात किया करेंगे। कोई भी लाइन ज्ञात कर सकते हो। कहने का मतलब है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी ये मीडियन और सामने की साइड है, इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर के दुगने के बराबर आएगा। एक बार चेक करके तो नोट कर लिया क्या आपने? और सिद्धार्थ, मेरे को लग रहा है आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। शायद शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का आंसर मिल गया होगा। नोट कर लिया? लिखो 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 लिखो। अच्छा, ये नियम के बारे में कुछ पता भी है कैसे बनता है ये? कुछ इसके बारे में अता पता भी है क्या, कैसे बनता है ये? जान के करोगे भी क्या? हटाओ, याद कर लेना बहुत है, याद कर लेना होता है बस, ठीक है। चलो, नहीं देखो, इनको ना पता है, लोग बाग खाली बैठ के बनाया करते थे यार, अब उनकी बातों को कब तक पढ़ेंगे? तुम खुद से नियम बनाओ ना यार, तुम खुद से नियम बनाओ, मेरे को तो नहीं आता बनाने, तुम बनाओ। तुम लोग मैथमेटिशियन से कम थोड़ी हो। ये एडी एक मीडियन है, ये 1:1 चल रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल एक बार के लिए कल्पना करो थीटा है, तो इधर वाला एंगल 180 माइनस थीटा बनेगा क्या? अच्छा, तुम्हें शायद कभी बचपन में मैंने कभी कॉस रूल पढ़ाया होगा, कॉस रूल। देखो ये वाला थीटा एंगल है, इसके सामने की भुजा है, तो आप ये जानते हैं कि अगर कभी ए बी स्क्वायर ज्ञात करना हो, ए बी स्क्वायर, तो थीटा एंगल के आजू बाजू में क्या है? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही तो करते हैं, माइनस ए डी बी डी कॉस थीटा। अरे ऐसे तो करते हैं ना वो, आसपास की भुजाएं उनका स्क्वायर माइनस 2d एडी बी डी कॉस थीटा। इधर वाले में भी कॉस नियम लगा दो, कॉस नियम। ए सी स्क्वायर प्लस ये बन गया दोस्तों एडी स्क्वायर, माफ कीजिएगा, हाँ एडी लिख लो, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर माइनस 2 एडी सी डी कॉस 180 माइनस थीटा। तुम्हें पता है क्या? अच्छा दोस्तों, कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉस थीटा होता है क्या? माइनस कॉस, मुझे तुम बताते रहना एक बार। एडी स्क्वायर लिख रहा हूं,
बेटा मैं डीसी लिखूं या बीडी लिखूं, बात तो एक ही है ना। अरे भैया बीडी और डीसी ये बराबर हैं, मैं ये लिखूं या ये लिखूं क्या फर्क पड़ता है, बात तो बराबर है। माइनस 2AD, सीडी की जगह मैं बीडी लिखूं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और ये माइनस कॉस थीटा बनेगा, ये माइनस बाहर गुणा करोगे प्लस बन जाएगा। सेकंड वाली लाइन का रिजल्ट तुम्हें समझ में आ रहा है। एक बार इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ूंगा तो बनेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ गया, तो बाकी का मामला सारा कट गया ना, ये 2AD BD cos थीटा कट गया ना, एक माइनस का था एक प्लस का था, कट गया। अब यहां से तुम इसको कितनी भी प्रकार लिख लो बेटा, आपने कहा सर मैं तो BD लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, BD लिखते ही BD का मन करने लग जाता है, तो मैं तो इसको DC लिखूंगा, DC लिख लो। आपने कहा नहीं सर मैं तो इसमें भी राजी नहीं हूं, मैं तो इसमें भी राजी नहीं हूं, जब तक सवाल में कोई बटा बटा की बात नहीं आए ना, जब तक सवाल में कोई फ्रैक्शन सी ना बनती हो ना, तब तक मन को सुकून नहीं मिलता, तो ऐसे लिख लो। आपने मीडियन पर अब तक क्या पढ़ा दोस्तों, आपने मीडियन पर अब तक कुछ बातें पढ़ी, मैंने आपको बताई। मीडियन हमेशा सेंट्रोइड से 2:1 में विभाजित होती है, हमेशा ये अंदर बनता है, और रेशो मैंने बता दिया, सारे 6 ट्रायंगल बनते हैं, सारे इक्वल अनुपात के, सब में इक्वल मेजरमेंट के बनते हैं। अगर 3 ट्रायंगल बनोगे तो वो भी इक्वल रेशो के बनेंगे। और अपोलोनियस थ्योरम को कैसे बनाया जाता है, अपोलोनियस थ्योरम के बारे में ये बातें बताइएगा। BC/4 कैसे आया प्लीज बता दीजिए। सिद्धार्थ तुम इसके बाद ना कहीं और भी ज्योमेट्री पढ़ोगे, फिर जाकर उन्हें बताओगे कि 28 लेसन में एक मास्टर ने खराब कर दिया हमारे, एक मास्टर ने 28 लेसन खराब करवा दिए। अब तुम्हें यही बात समझ नहीं आ रही कि 4 कैसे आया, तो मैं तुम्हें क्या ज्योमेट्री सिखाऊं यार। तुम्हें 50 बार तो बता दिया कि BD और DC बराबर है, तुम इनको BC/2 नहीं कह सकते। क्या है, अरे इसमें क्या नहीं आता यार, थोड़ा बहुत दिमाग खुद से भी तो लगा भाई, थोड़ा बहुत दिमाग खुद से भी तो लगा। अगर मैं BD की जगह पर BC/2 करूंगा तो स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा क्या, BC का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 5वीं क्लास का बालक भी ये बात समझ ले, 5वीं क्लास का बच्चा भी ये बात समझ ले, लेकिन पता नहीं तुम काहे समझना नहीं चाहते हो। अब दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। मुझे भी लग रहा है कि जानबूझकर ही कर रहा है भाई, मुझे भी अब यही लगने लगा है कि जानबूझकर ही कर रहा है, मतलब ये पढ़ने के मूड में नहीं है, सोच रहा है कुछ नया करें, इस बार कुछ नया करें, तो ये करते हैं। अब जो आपको बेटा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने हैं ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग तो हैं, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे में प्रूव करोगे ना तो बात बन जाएगी। आज अपन ने ब्रेक ले लिया ना, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड मीडियन। बेटा क्या होता है, प्रत्येक ट्रायंगल में ना मीडियंस और साइड के बीच में कुछ संबंध होते हैं, मीडियंस और साइड के बीच में कुछ संबंध होते हैं कि अगर साइड इस मेजरमेंट की है तो मीडियन इतनी बनेगी, साइड का रेशो ये है तो मीडियन का ये बनेगा, कुछ अजीब सी बातें होती हैं। ये 3-4 प्रकार के कंसेप्ट हैं, आज हम केवल कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, आज हम केवल कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। एक बार के लिए मैं तुम्हें फिर से एक आसान सा नियम बताऊंगा। ट्रायंगल है ABC, मैंने एक बच्चों बना दी मीडियन। अपोलोनियस भाई साहब की बात को मैंने सीरियस ले लिया, अपोलोनियस भाई साहब की बात को मैंने अपने दिल में बिठा लिया। वो पता है क्या कहते, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो बनेगा 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा 4 बनेगा। क्या ये बात सहमत है आप लोग? अच्छा अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक मीडियन और बनाऊं, BE, तो इसके लिए भी तो नियम वैसे ही होगा। इसके आसपास की भुजाएं कौन सी हैं, AB स्क्वायर, एक सेकंड रुकिए बेटा,
2 गुणा, अब की बार मीडियन का रोल प्ले कौन कर रहा है, बीई स्क्वायर, और इसको लिख दूंगा मैं AC स्क्वायर बटा 4। सही है। वाईफाई स्टडी से फोन आया था, वाईफाई स्टडी से, सर आप थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा भैया अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद करते। तीसरा मुझे नियम एक और बता दो, मैं सारी बातें छोड़ दूंगा उसके बाद में। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2 गुणा, क्या CF का स्क्वायर बनेगा, और यहां दोस्तों AB का स्क्वायर बटा 4 कह सकते हो क्या? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अपोलोनियस थ्योरम को मैंने 3 अलग अलग सेक्शन में आपको बता दिया। आपने कहा ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं ये आपके सामने 3 इक्वेशन है, तीनों को जोड़ दीजिए। 3 इक्वेशन है, तीनों का सम कर दीजिए, तीनों को जोड़ देते हैं। बच्चे 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद बात कर रहा हूं, फोन आया अर्जेंट एक बार, 5 मिनट के बाद कर रहा हूं। सुनो बेटा, वेलकम बैक। तो पहले बच्चों मैं सिर्फ आपको जो थ्योरम्स है ना, इनका यूज बता रहा हूं कि कैसे कैसे इनको अपन लगाएंगे, क्या इन पर काम करेंगे। सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इन तीनों को सम कर देता हूं, तीनों को जोड़ देता हूं, आपको पता है इस साइड में क्या निकल कर आएगा? इस साइड में AB स्क्वायर का भी डबल हो जाएगा, AC स्क्वायर का भी डबल हो जाएगा, और BC स्क्वायर का भी डबल हो जाएगा। सही। अच्छा, इधर से एक कहानी तो अलग निकाल लो, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, क्योंकि ये वाली तो माध्यिकाएं हैं, ये वाली तो माध्यिकाएं हैं, इनको तो मैंने अलग निकाल लिया। ये 2 गुणा करूंगा तो बटा 2 आएगा, प्लस 1 बटा 2 गुणा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर कह सकते हो क्या? AC स्क्वायर एक ही बात है, चलेगा, ऐसा कह सकते हो क्या बेटा? देखो इधर तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर का 2 गुना है, इधर आधा गुना है, तो ये इधर लाऊंगा कम हो जाएगा,
2 में से आधा गया, डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2, तो 3/2 कह दूं इसको। अरे लिखने की तो नीड नहीं है, कहीं कल को बोल दो कि 3/2 कैसे आ गया, और ये आ गया 2 गुणा AD²। ये दोस्तों हमारे सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार रिजल्ट निकल कर आता है। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, इस 2 को काट के यहां ले जाता हूं, 4 हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में दिस इज रियल फॉर एनी ट्रायंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, कैसा भी ट्रायंगल हो, समबाहु, इक्विलेटरल, एक्चुअली सबके लिए सही है कि तीनों भुजाओं के वर्गों का योग और तीनों मीडियन के वर्गों का योग हमेशा 4:3 में होते हैं। अगर मैं इस चीज का आपको बताऊं कंक्लूजन नंबर 1, आज जो कहानियां बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ना, कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, सॉरी CA, ये तीनों साइड का स्क्वायर है, साइड का, और तीनों मीडियन कौन कौन सी बाबूजी, ADBECF, इनका जो स्क्वायर बनेगा वो ऑलवेज 4/3 के रेशो में बनेगा, ऑलवेज इनका अनुपात 4:3 में बनेगा। डायरेक्ट इस बात को लिखना आना चाहिए, डायरेक्ट इस बात को नोट करना आना चाहिए। पेपर में ये सवाल कई बार डायरेक्ट बन जाता है, पेपर में ये सवाल कई बार डायरेक्ट बन जाता है कि AB² प्लस BC² प्लस CA², ये 3 टाइम्स है, तो ये किसके बराबर आएगा, तो आप कहना सर ये बराबर आएगा 4 × AD², BE² और CF²। पेपर में जाकर साबित थोड़ी करेंगे। मैंने आपको बच्चों रिलेशन बताया साइड और मीडियन के बीच में, क्या तुम्हें एक बात क्लियर हो गई, क्या तुम्हें एक बात समझ में आ गई? बड़े टेढ़े मेढ़े लेवल की बातें बताऊंगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए ठीक बात है, एक कहानी और समझते हैं, बड़े प्यार की सी बात है ये दोस्तों। एक मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है, जी इसका क्या है बच्चों, जी का नाम क्या है बताओ, जी का नाम क्या है? आप कहोगे सर जी का नाम होता है सेंट्रोइड, इसे हम बोलते हैं केंद्रक। अगर मैं एक पल के लिए कल्पना कीजिए, ए को जी से मिला दूं, बी को जी से मिला दूं, जी को सी से मिला दूं, तो इनमें भी एक रिलेशन बनता है, पता है क्या? इनमें रिलेशन बनता है AB² प्लस BC² प्लस AC², ये तीनों साइड्स हैं, साइड, ये तीनों साइड्स हैं। तो इनमें मैं करता हूं अब AG², BG², CG², ये जो अनुपात बनेगा वो 3:1 बनेगा, 3:1 बनेगा, ये 3:1 बनेगा, इस विल बी 3:1। कर पाएंगे आप? 3:1 कैसे आया समझ नहीं आया, ध्यान दो, 3:1 कैसे आया समझ नहीं आएगा, ध्यान देना। अगर मैं एक पल के लिए इसको आगे मिला दूं D तक, आपको पता है ये इसका 2:1 का रेशो बढ़ता है, यानी मैं आपको ये भी तो कह सकता हूं ना, जो AG है ना, AG वो AD का 2/3 है। अरे बोलो कह सकते हो क्या? जो AG आएगा वो AD का 1/3 आएगा, यानी मैं आपको ये भी तो कह सकता हूं कि AD इज इक्वल टू 3/2 AG। जो AD का मान आएगा, AD का मान आएगा वो AG का 1.5 गुना ही तो है, 3/2 गुना ही तो है। अरे बोलो है कि नहीं है? अच्छा आप मुझे बताओ बी जी जो आएगा, बीजी नहीं, मैं आपसे बीई पूछता हूं, बीई क्या ये भी 3/2 बीजी के बराबर होगा? और CF बताओ, CF क्या ये भी 3/2 CG के बराबर होगा क्या? होगा ना? आपने आज की क्लास में मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि AB² प्लस BC² प्लस AC², अगर मैं इसका मीडियन से रेशो बनाता हूं ADBECF से, तो ये 4/3 बनता है, पता है ना तुम्हें? 4/3 बनता है। अगर दोस्तों मैं AD की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, अगर मैं सवाल में अपनी मर्जी से AD की जगह पर ये पुट कर दूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो 9/4 AG बनेगा, AG²। बट 9/4 तो सब में ही आएगा ना? आप मुझे बताओ, 9/4 तो सब में ही आएगा ना? अरे 9/4 तो सब में ही आएगा ना? तो मैंने उसको बाहर लिख लिया कॉमन, मैंने उसको बाहर लिख लिया। ये 9/4 जब उधर जाएगा, इधर जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा, ऐसे गुणा में हो जाएगा ऐसे,
4 से 4 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, रेशो आ गया 3:1। दो जानकारियां अभी तक बता दी, दोनों जानकारियां आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों जानकारियां आपको पता लगनी चाहिए। मीडियन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, ट्रायंगल की मीडियन की एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात चल रही है। अरे कोई रिप्लाई तो करके बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? अभी तक आपकी जितनी जानकारियां चल रही थी ना, ये सारी चल रही थी अपने स्क्वायर के फॉर्म में। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये सब हमने आपको स्क्वायर के लिए बताया था, अपोलोनियस थ्योरम को यूज करके इन बातों को बताया था। लेकिन कई बार सवाल आपको डायरेक्ट भी पूछ लेता है, स्क्वायर का यूज नहीं करवाता, डायरेक्ट भी बात दे देता है। तो आपको फिर से एक बात फिर से समझनी पड़ेगी। सर क्या कुछ समझेंगे? भैया ऐसा है, इंस्पेक्टर बनना है तो आपको अपना दिमाग लोगों से 10 कदम आगे बताना पड़ेगा। दुनिया इन्हें घोटकर पी चुकी है, आपको भी आना चाहिए। समझो, जी इसका सेंट्रोइड है, जी इसका सेंट्रोइड है, जी इसका सेंट्रोइड है। मैं तुमको यह कहना चाहता हूं, तीनों भुजाओं का योग AB, BC और AC, माफ कीजिएगा AC, तीनों भुजाओं का योग है और तीनों मीडियन का योग है। पहले वाले में स्क्वायर था, अब की बार स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना बेटा। इनका जो रेशो बनेगा या इनका जो मान बनेगा ना, वो हमेशा 4/3 से छोटा और हमेशा 1 से बड़ा बनेगा। इनका जो मान बनेगा वो हमेशा 4/3 से छोटा और 1 से बड़ा बनेगा। तीनों भुजाओं और तीनों साइड का, तीनों साइड और तीनों मीडियन का रेशो बनेगा, रेशो वो 1 से तो बड़ा बनेगा और 4/3 यानी 1.33 से छोटा बनेगा। हो सकता है 1.2 बन जाए, 1.25 बन जाए, 1.40 नहीं बनेगा, 4/3 से छोटा बनेगा। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये बात अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अच्छा बेटा, इसको बेटा साबित करने की तो नीड नहीं है ना, इसको प्रूव करने की तो नीड नहीं है। कल को आपके विचार मन में ऐसे भांति भांति के आ जाएं कि सर क्यों होता है, क्यों होता है, तो वो इतना लंबा मत जाओ, समझिए बेटा, इतना लंबा मत जाओ कि मतलब ये हर चीज क्यों होती है। ये लॉजिकल चीज पर थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। आप मुझे एक कॉमन सेंस से बता दो ना बेटा, ये जो डी है, डी इस लाइन का मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट है क्या ये, है ना? तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा इसको, तो तुम्हें याद आ रही है कि मिड पॉइंट थ्योरम, किसी एक ट्रायंगल में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो ये जो लाइन बनेगी DE, ये AB के पैरेलल बनेगी और ये AB का आधा बनेगी। क्या AB का आधा? अरे DE AB का आधा बनेगी। और ये AE क्या है? ये AC का आधा है। AE क्या है? AC का आधा है। तुम्हें शायद ये बात याद होगी कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भुजा अन्य भुजाओं, दो भुजाओं के योग से छोटी होती है। अगर मैं ट्रायंगल ADE को पकड़ के चलूं, ट्रायंगल ADE दिख रहा तुम्हें? ADE क्या बच्चों बताओ, AD का मान AC/2 और AB/2 के योग से छोटा आएगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो। कोई भी दो भुजाओं का योग करोगे, तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए हमेशा, तभी ट्रायंगल बन सकता है। यहां से मैं एक नियम लेकर आया, 2AD विल बी लेस देन AC प्लस AB। ओ माय गॉड, AC AB। यहां से मुझे पता लग गया कि मीडियन का जो दुगना है ना, मीडियन का दुगना वो आजू बाजू की दोनों भुजाओं के योग से छोटा रहेगा। मीडियन का जो दुगना है वो आजू बाजू की दोनों भुजाओं के योग से छोटा रहेगा। अच्छा, इसी प्रकार 2BE लेस देन होगा AB/BC। अरे बोलो 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 बोलो। और इसी प्रकार 2CF छोटा होगा AC प्लस BC। अरे वाह, इन तीनों को जोड़ूंगा तो इस साइड में आएगा AD प्लस BE प्लस CF, और ये इधर तीनों को जोड़ूंगा तो अंदर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। 2 से 2 काट दीजिए, ये इसके बटा में ले जाइए तो आधा नियम तो प्रूव हो गया। AB प्लस BC प्लस CA जो होगा बटा में कर दीजिए AD प्लस BE प्लस CF। ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा क्या बच्चों?
अरे बोलो, ये नियम आधा साबित हो गया, ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। दिस विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। आप ये समझ लेना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। ये देखो, ये अपन ने साबित कर दिया, यहां पे ये साबित कर दिया। आप ये लिखना कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम हमेशा तीनों मीडियन के, तीनों माध्यिका के योग से बड़ा होता है। आधा नियम साबित हो गया ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, हमेशा ये चीज 1 से बड़ी आती है। हमेशा ये चीज 1 से बड़ी आती है। 1 से बड़ी क्यों आती है, ये तुमको पता लग गया। अरे बताओ, कोई बालक किसी बात में कोई चिंता, कोई कंफ्यूजन? नहीं। फिर मुझे प्यार से तुम छोटी सी बात एक और बता दो, लगातार बताते रहना, लगातार बताते रहना। ए बी सी एक ट्रायंगल है और जी क्या है बच्चों? सेंट्रोइड। जी क्या है? सेंट्रोइड। इनको मिला दीजिए, इनको भी मिला दीजिए। बच्चों 3 ट्रायंगल आ रहे हैं तुम्हारे सामने, 3 ट्रायंगल। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, ट्रायंगल बीजीसी को देखो, बीजीसी को, तो बीजी और जीसी का जो जोड़ है ना, ये ऑलवेज बड़ा होगा बीसी से। ट्रायंगल की 2 भुजाएं जोड़ेंगे, तीसरी भुजा से बड़ी आएगी। उसी प्रकार बच्चों एजी और बीजी को जोड़ूंगा, एजी और बीजी को जोड़ूंगा तो डेफिनेटली एबी से बड़ा आएगा। उसी प्रकार मैं एजी और जीसी को जोड़ूंगा तो डेफिनेटली एसी से बड़ा आएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बन गया एजी बीजी सीजी, ग्रेटर देन होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही है क्या? अरे ये जो एजी है, एजी तुम्हें पता है ये कुछ और नहीं है, ये 2/3 है एडी का। एजी कुछ और नहीं है, एडी का 2/3 है। तो इनमें से एक 2/3 बाहर और निकाल दीजिए, अंदर में एडी प्लस बीई प्लस सी एफ कर दूं क्या? अरे तुम्हें मीडियन की बात समझ में आने लग गई होगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया। ये कहानी इसके बटा में ले जाओगे तो आप कहना सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा ना, इसके बटा में मैं तीनों मीडियन एडी प्लस बीई प्लस सी एफ का भाग दे दूंगा तो हमेशा ये चीज 4/3 से छोटी आएगी। 2 टुकड़ों में बताया मैंने, कहा ये वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी और ये वैल्यू 4/3 से छोटी आएगी, तो दोनों को मिलाकर ये नियम बन जाता है ऐसा कि ये वैल्यू 1 और 4/3 के बीच में प्रूव होती है, 1 और 4/3 के बीच में साबित होती है। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो ये बच्चों केंद्रक की बात है, हम केंद्रक को पढ़ रहे हैं, जो सारे लोग लास्ट में पढ़ाते हैं हम पहले बता रहे हैं, बड़े ही अजीब काम कर रहे हैं। आपने देखो एक तो पढ़ा स्क्वायर में, स्क्वायर में तो क्या होता है बेटा, रेशो बनता है हमेशा। अगर आप स्क्वायर की बात करोगे तो 4/3 की बात बनती है, 4/3 की। लेकिन सिंगल की बात करोगे ना तो इसका मान 1 से बड़ा और 4/3 से क्या बनेगा? छोटा। एक और बड़ा कंसेप्ट समझिएगा, बड़ा जरूरी है दोस्तों। ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, नहीं सबसे अलग सिद्धार्थ है बेटा, सबसे अलग का किताब सिद्धार्थ के पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो आपके जैसे ही बालक हैं, हम तो आपके जैसे ही। सर प्रूव करना जरूरी है या केवल थ्योरी आनी चाहिए? तुम्हें याद केवल थ्योरी आनी चाहिए, लेकिन मैथ्स की समझ बनाने के लिए आपको ये बातें करनी आवश्यक है। 3 मैंने इसकी बना दी बच्चों मीडियन, 3 मैंने इसकी बना दी मीडियन, ये वाले डी ई और एफ। ये क्या है जी बच्चों? एक बात बताना, ए बी का मध्य बिंदु ये है, एसी का मध्य बिंदु ये है, ये दोनों मिड पॉइंट है। अगर मैं एक बार के लिए इस लाइन को मिला दूं, ई एफ को मिला दूं, तो क्या तुम्हें ये बात पता है क्या कि ये वाला ट्रायंगल जो होगा, ये जो ट्रायंगल होगा, ये लाइन ई एफ है, ये बीसी के पैरेलल बनेगी। मिड पॉइंट थ्योरम जानते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम, किसी ट्रायंगल में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो वो लाइन बीसी का हाफ बनेगी। आपको उसका मेजरमेंट भी पता है, आप ये भी कह सकते हैं सर ईएफ जो बनेगा ना, गारंटी से बीसी के पैरेलल बनेगा, और ये भी तुम्हें पता है ईएफ जो बनेगा
वो 1/2 BC बनेगा। और आप ये भी जानते हैं क्या, ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल AEF जो होगा वो सिमिलर बनेगा ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल इनके सिमिलर बनेगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए ये इस पॉइंट को O पे काटता है, मान लीजिए ये इस पॉइंट को O पे काटता है, O पे, EF को AD O पर काटता है, तो आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है बेटा, AO, OG और GD ये तीनों बनते हैं ना 3:1:2 में आते हैं। ये AO अगर 3 है तो OG 1 आएगा और GD कितना आएगा, 2। ये बात तुम्हें पता लगनी चाहिए, ये बात तुम्हें पता लगनी चाहिए, ये बात तुम्हें पता लगनी चाहिए। सर ये कैसे हो गया, 3 2 1 कैसे हो गया, समझ नहीं आया हमें तो सुनो, एक बात सुनना बेटा, एक बार के लिए AD की लंबाई को 6 सेंटीमीटर मान लो, वैसे ही आईडीए से, क्योंकि मुझे 1/3 करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, मैंने मान लिया, ठीक। अगर बेटा ये 6 है, अगर ये 6 है तो आप मुझे बताओ AO की लंबाई 3 आएगी क्या? भाई अगर मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर है, संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 आ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 आ रहा है, 1:2 आ रहा है तो ऊपर की भुजा 3 और पूरी 6, तो ये भुजा तो AO 3 आनी चाहिए, तुमको पता लग गया AO कितना आएगा, 3। हाँ सर। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड ये माध्यिका को 2:1 में तोड़ता है, तो AG का मान कितना आना चाहिए, 4, और GD का मान कितना आना चाहिए, 2। तो समझ में आ गया ना, 3 1 2 ऐसे टूटेगा। अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी ट्रायंगल में ये दोनों साइड की बात करोगे, दोनों साइड की बात करोगे, तो ट्रायंगल के बारे में आपको जानकारी समझ में आनी चाहिए। आ गया क्लियर? अच्छा, एक बात तुम ये लिख लेना भैया, AO OG और GD रेशो 3:1:2 में बनेगा, डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं इस पे। प्री के पेपर में इस प्रकार की डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाती है, जिनमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे सामने इसके अंदर ना बेटा एक छुटकू सा ट्रायंगल बन रहा है, छुटकू सा ये वाला ट्रायंगल GEF का जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल GFE, इट शुड बी 1/12 ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ A/C। A/C के एरिया का 1/12 बनेगा। इस छोटे से ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल आएगा ना, ये दोस्तों ABC के ट्रायंगल का 1/12 आएगा। 1/12 क्यों आएगा ये मैं साबित भी कर दूंगा अभी, पर एक बार नोट कर लीजिए आप। और कल की क्लास को ज्वाइन करने से पहले ये मैंडेटरी है, ये आवश्यक है, 100% जरूरी है कि आप आज की क्लासों को पढ़कर आए, अच्छे से रिपीट कर आए। ये थ्योरम जो आपने आज समझी है, इनको इंप्लीमेंट तभी कर सकते हो अगर आपने इन बातों को ढंग से पढ़ रखा है। एक बार बता दूं ये 1/12 कैसे आया, एक बार ये बता दूं 1/12 कैसे आया। बेटा आज हमने सेंट्रोइड का बेस पढ़ लिया, एक्चुअली आज हमने सेंट्रोइड का बेस पढ़ लिया, ये बेस आपको बताना जरूरी है। ABC ये सेंट्रोइड का वही बेस है जो सारे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, हम लास्ट में पढ़ाते हैं। वाह, ये G है, ये दोस्तों F है और ये E है। मैंने EF को मिला दिया, मैंने EF को मिला दिया। दोस्तों आपको कैंची फिगर नजर आ रही है, कैंची फिगर, आपको कैंची फिगर नजर आ रही है क्या? ये कैंचियां तो हमने बहुत पढ़ी हैं सर, ये कैंचियां तो हमने बहुत पढ़ी हैं, बहुत सवालों में कैंचियों का यूज किया है। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर आएंगे, अल्फा अल्फा। ये वाला एंगल बीटा है तो इधर वाला एंगल बीटा बनेगा, अल्टरनेट एंगल याद है। ये वाला एंगल गामा है, ये वाला एंगल गामा है, तो मैं ये कह सकता हूं ट्रायंगल GBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल GB की जगह E आएगा, EF, ये सिमिलर है। बच्चों संगत भुजाओं का अनुपात ये बताओ, भुजा 1 है तो ये 2 है क्या? अरे वो मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे आधी आधी हो गई ना। देखो पुरानी क्लास में पढ़ी हुई मिड पॉइंट थ्योरम अपने काम आ रही है ना मिड पॉइंट थ्योरम। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये है बच्चों, तो एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF क्या 4:1 में आना चाहिए? अरे बोलो 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 बोलो। संगत भुजाओं का अनुपात अगर 1:2 है तो एरिया 4:1 में जाएगा, सिंपल सी बात है। और मैंने आपको आज की क्लास में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में G सेंट्रोइड है, अगर मैं ये 3 ट्रायंगल बनाता हूं ये वाले, तो ये जो BGC है, ट्रायंगल BGC का एरिया बनता है 1/3 बनता है ट्रायंगल ABC के एरिया के। अरे बताया था ना, ट्रायंगल ABC के एरिया के 1/3 बनता है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर ये 12 होगा तभी तो ये 4-4 बना होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ई एफ इट शुड बी 1, ये इंटरनल पार्ट इसका 12 के थ्योरम में जाएगा। क्या ना बच्चों, मीडियन पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, मीडियन पर बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनमें ये एरिया के बारे में आपसे पूछता है, तो एरिया के सारे तिकड़म लगाने आने चाहिए। अब देखिए कई बार तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, कई बार तुम्हें जानकारी कंफ्यूज कर सकता है, पर तुम पैनिक मत होना। अगर मान लो मैं ये वाली मीडियन मिलाऊं और इसको मिलाऊं, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला कौन से वाला, डी एफ जी, ये भी तो 1/12 ही होगा ना बेटा, ये भी तो 1/12 ही होगा। पूरा अगर 12 था तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अच्छा ऐसे ही मैं इसको भी मिला दूं, इसको भी मिला दूं, तो आप कहना सर ये भी 1/12 ही होगा। अरे वाह, यहां से मेरे सामने एक और नियम हो गया, यहां से 1 और नियम आ गया। पूरा अगर 12 था, पूरा अगर 12 था, तो ये अंदर का ट्रायंगल जो बना है डी ई एफ, इसका एरिया 3 आ गया क्या? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, इसका एरिया कितना आ गया? 3, यानी कि 1/4। तो यहां से एक नया नियम सामने आ गया दोस्तों, और इसको कहते हैं सुमित थ्योरम, जो अपने को समझ में आ गई। भाई जिसने थ्योरम लिखी आप उसी का नाम चेप दो, है? आप अपना नाम लिख देना बेटा। इस थ्योरम को याद रखने के लिए आप अपना नाम लिखना, कहना ये हैप्पी सोल की थ्योरम है, कहना ये शिवम की थ्योरम है, ऐसे, है ना। डी ई एफ कुछ पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना डी ई एफ कोई रैंडम थ्योरम नहीं है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। अरे मीडियन है, मीडियन। अगर तीनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट मिलाओगे, तीनों लाइन के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाएगा, तो दोस्तों ये जो ट्रायंगल बनेंगे ना, चारों कौन कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऐसा सारी चीजें पूरे ट्रायंगल के 1/4 के बराबर होंगी, यानी ये ट्रायंगल के 4 इक्वल पार्ट करता है, 4 इक्वल पार्ट करता है, 4 बराबर भागों में ये ट्रायंगल टूट जाता है। अब बताइए, अब ये थ्योरम समझ में आई क्या बच्चों? सेंट्रोइड जितना हमने आज पढ़ा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज है, ये सेंट्रोइड बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेम है, लेकिन मैं चाहता हूं जितना हमने पढ़ा है ना, इसका हम शॉर्ट एंड स्वीट सा एक रिवीजन मस्ट करें, क्योंकि ये जानकारियां तुम्हें कंफ्यूज ना हो, तो तुम्हें आसान लगनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं पढ़ा। आशीष कोई बेटा खास नीड नहीं है, तुम ऐसा पैनिक मत फील करो, बहुत नहीं है। अरे बेटा सुख सागर ये बहुत आसान है, तुम बात को समझो तो सही। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें देखो आसान लगेगा, बी डी ये सी है, ये एफ है, ये जी है, क्लियर। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बात बताइए कि अगर मैं आपके सामने सेंट्रोइड की बातें बताऊं, तो ये तो पता ही है सेंट्रोइड तीनों मीडियन को मिला के बनता है। सेंट्रोइड जो होता है ये अपनी प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में तोड़ता है, 2:1 में ब्रेक करता है। ये जो 6 ट्रायंगल आपके सामने बनते हैं, इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होता है, इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होता है बच्चे। 3 ट्रायंगल बनाओगे तो भी उनका एरिया तो इक्वल बनेगा, ये जानते हैं। सबसे जरूरी इसमें थ्योरम होती है अपोलोनियस थ्योरम पढ़ना। वो क्या होती है? एडी स्क्वायर, मतलब उसके आसपास की भुजाएं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर, दुगना करना है, और इसको लिखना अब BC स्क्वायर बटा 4। कोई अगर ये जानना चाहे कि कैसे आया तो वो क्लास को रिपीट चेक कर लेना। उसी प्रकार दोस्तों मैं अगर BE की बात करूं, तो AB स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर बराबर होगा 2 गुणा BE स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा में 4। जिस तुम मीडियन को ले रहे हो ना, उसके आजू बाजू की साइड ले लिया करो। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 2 गुणा CF का स्क्वायर प्लस सामने की भुजा बची है AB स्क्वायर बटे 4। ये तो हो गया बेटा अपोलोनियस थ्योरम। इसके बाद आपने इसका एक यूज किया था, आपने कहा सर अगर AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CA स्क्वायर, तीनों साइड के स्क्वायर और तीनों मीडियन AD, BE, CF का स्क्वायर लेकर चलेंगे, तो यकीनन इनका अनुपात 4:3 बनेगा। मैं कहता हूं तुम सारी साइड मतलब आधी आधी ले लो, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, माफ कीजिएगा CA स्क्वायर। अगर मैं आधी मतलब इस वर्टेक्स से लेकर सेंट्रोइड तक की दूरी मानूं, AG, BG और CG का स्क्वायर मानूं ना, ये रेशियो 3:1 बनेगा। अगर मैं स्क्वायर की बात ना बताऊं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं ना, डायरेक्ट क्या साइड
बिना स्क्वायर के बताऊं ना तो आप याद रखना AB, BC और CA, AD, BE और CF ये वैल्यू 4/3 से छोटी और 1 से बड़ी आती है। ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है और 4/3 से छोटी आती है। फिर बेटा आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किया था कि अगर मान लीजिए हम कभी गलती से इस लाइन को मिला देते हैं EF को, तो ये जो ट्रायंगल EFG का एरिया बनता है ना, ये ट्रायंगल ABC के एरिया का 1/12 बनता है। पूरा ट्रायंगल 12 था तो ये 1 था। मान लीजिए इसको पॉइंट O पर काटता है तो ये 3:1:2 में टूटेगा, 3:1:2 में टूटेगा। ये सारे तो नियम थे और मैंने नया काम क्या बताया बच्चों आपको, मैंने कहा सर आप अगर इनको भी मिला दोगे तो ये जो ट्रायंगल बन गया DEF, ये ट्रायंगल ABC का 1/4 होगा, 1/4 होगा। ये लो, मैंने आपको आज की क्लास में इतने तो नियम बताए हैं क्या बच्चों, मैंने इतने तो नियम बताए हैं। अगर शॉर्ट में मैं लिखकर बताऊं ना बेटा, देखो एक पेज पे सारे आ गए। अगर आपको कंसेप्चुअल बातें रिपीट करके बताऊं ना तो एक पेज पे सारे आ गए, कुछ बाकी नहीं बचा। हमने आपको यही बताया था कि ये 3:1:2 में ये 1/12, ये 1/4, ये 1/3, 1/3, 1/3, 1 से 4 बीच में 4/3 है, 3/1, इतनी सी तो बात है। लेकिन सर ये याद करना है बेटा, करना है। इसे आपको अच्छे से रिपीट करके आना है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं बहुत बढ़िया प्रकार से चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो सेंट्रोइड हमने बताया बच्चों, कल हम इसके सवालों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और इतना मैं आपको ये गारंटी दो बेटा, जितना तुमने क्लास में पढ़ लिया इससे ना प्रत्येक सवाल हो जाएगा, लेकिन इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो बात की बात है, उसको पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सेशन को आपने बढ़िया से एंजॉय किया होगा। अरे सिद्धार्थ तुम इतना बातों को, ट्रायंगल खत्म कहां होता है झटका, ट्रायंगल खत्म तो ज्योमेट्री खत्म। ये क्या पूछे हैं भाई, शीट तुम्हें दे देंगे जो इसके बाद तुम्हें शीट दे देंगे। इसके बाद आपको बेटा शीट कहां तक की मिली है बताना एक बार, कितने नंबर तक की शीट मिली है आपको? 6 तक की मिली है क्या? 6 के बाद की सारी मिल जाएगी, चिंता मत करो। 7, 8, 9 और 10, 7, 8, 9, 10 ये सारी मिल जाएंगी आज तुम्हें। इसके बाद अर्थमेटिक का फाउंडेशन कोर्स लाइएगा प्लीज, विचार करेंगे सौम्या जी। ये देखो भाई साहब, सुख सागर जी कितना बढ़िया से काम कर रहे हैं दोस्त। आपसे पढ़ने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है बेटा, मेरे पढ़ने के पढ़ाने से नहीं, ये आपके पढ़ने से इंप्रूवमेंट हुआ है। आप कहीं से भी पढ़ोगे, अगर रेगुलर बेसिस पढ़ोगे इंप्रूवमेंट तो आप में होगा ही होगा। चलिए ठीक है बेटा। सिद्धार्थ पहले आप मुझे ये व्हाट्सएप करके भेजना कि मेंसुरेशन में कौन पहले क्या करवाता है। हम मेंसुरेशन कोर्स ला देंगे, आप पहले मुझे ये बताना कि कौन पहले क्या करवाता है, फिर मैं जैसा लोग करवाते हैं उनका उल्टा करवाऊंगा। लोग पहले 2D करवाते हैं, तुम 3D करवाएंगे। लोग 3D करवाते हैं, तुम 4D पहले करवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए शुक्रिया, कल मिलते हैं तो आगे बात करते हैं। धन्यवाद।